हेलो, तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम डीएलएड के जीके के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। कल भी हमने 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा था और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने उसे देखा होगा और याद किया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो इसके ऑप्शंस है उपाली, आनंद, रघुलाभद्र और मखली घोषाल। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, मखली घोषाल। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली घोषाल थे। उसके बाद उनके अनुयायी आजीवक के रूप से जाने जाते हैं। इस संप्रदाय के लोग क्रम सिद्धांत एवं मानव प्रयत्न में विश्वास नहीं करते हैं। मखली पुत्र घोषाल महावीर के साथी थे और नियतिवाद और जैन धर्म में उनकी आस्था थी। उनकी आस्था किसमें थी? जैन धर्म में। यह संप्रदाय मौर्य काल में लोकप्रिय हुआ था। आजीविकों का उल्लेख पतंजलि ने भी किया है। महावीर से श्रावस्ती में वाद विवाद के बाद 1787 ईस्वी पूर्व मखली घोषाल ने की मृत्यु हो गई थी। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस काल में पड़ती है? तो ये क्वेश्चन हम कल भी बताए थे, तो इसका आंसर पता ही होगा। तो लेकिन चलिए फिर से देखते हैं। इसके ऑप्शंस है ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, उत्तर ऐतिहासिक काल और आदि ऐतिहासिक काल। तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी, आदि ऐतिहासिक काल। सिंधु सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल में पड़ती है। सिंधु सभ्यता को आजकल क्या कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता। और यह सारी सभ्यता थी, यह 2500 से 1500 ईसा पूर्व तक विकसित हुई थी। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, संगम युग में उदयपुर किस लिए विख्यात था? तो इसका ऑप्शन है मसालों के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र, विदेशी व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र, आंतरिक व्यापार का महत्वपूर्ण। तो इसका राइट ऑप्शन है कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र। तो टिक लगाइए ऑप्शन नंबर बी में। संगम युग में किसका शासक था? चोल का शासन था। तो उस समय उदयपुर किस लिए व्याख्यात था? सूती कपड़ा मतलब कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र। संगम युग में उदयपुर किसके लिए विख्यात था? कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था, इसी के लिए कपड़े के लिए विख्यात था। चौथा क्वेश्चन देखिए, 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ये भी कल बताए थे, तो इसका भी ऑप्शन आंसर पता ही होगा। तो चलिए फिर से देखते हैं। तो इसका ऑप्शन है ब्राह्मण युग, सूत्र युग, रामायण युग, महाभारत युग। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए, ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मण युग। ब्राह्मण 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो ब्राह्मण युग से जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बोगाज कोई का महत्व किस लिए है? तो इसके ऑप्शंस है वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। फिर दूसरा, मध्य एशिया एवं तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र के रूप में जाना जाता है। वेद के मूल ग्रंथ की रचना यही हुई थी। उपरोक्त में से कोई नहीं थी। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, वहाँ जो अभिलेख मिले प्राप्त हुए उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। लगभग एशिया माइनर में बोगाज कोई नामक स्थान पर कितने 1400 ईसा पूर्व का संधि पत्र अभिलेख मिला है। इसमें इंद्र, चित्र, वर्णन और नाट्य आदि वैदिक देवताओं के नाम दिए गए। तो बोगाज किस लिए फेमस है? वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं इसमें किसका है? वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिला है, इसलिए बोगाज का महत्व है बहुत। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ये भी पहले बताया हुआ क्वेश्चन है। तो इसके ऑप्शंस है उपनिषद, भागवत गीता, ऋग्वेद, यजुर्वेद। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद। और ऋग्वेद आर्यों का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। सूर्य देवता की स्तुति में रचा गया गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तृतीय मंडल में उल्लिखित है। मतलब जो सूर्य देवता के लिए स्तुति किया जाता है, तो गायत्री मंत्र के किस वेद से लिया गया हुआ है? तृतीय मंडल से लिया गया हुआ है। ऋग्वेद आर्यों का प्राचीनतम और पवित्रम ग्रंथ है। ये ऋग्वेद आर्यों का सबसे प्राचीनतम और सबसे पवित्र मतलब पवित्र ग्रंथ है। ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति का उल्लेख है। इसमें 10 मंडल, 1080 सूक्त तथा 10,580 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद के तृतीय मंडल के रचयिता विश्वामित्र है। ऋग्वेद के तृतीय मंडल के रचयिता कौन है? विश्वामित्र। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र इसी मंडल में है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी? तो इसके ऑप्शन है पर्शियन, हिंदी, यूनानी लोग, कुषाण, गुप्त। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर
बी हिंद यूनानी लोग। भारत में भागवत धर्म वैष्णव धर्म का चौथी 5वीं शताब्दी में गुप्तों के शासनकाल में हुआ था। वैष्णव धर्म को गुप्त शासकों ने राजधर्म बनाया तथा देवघर, झांसर, भीतरगांव, कानपुर एवं तिगवा, जबलपुर मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध विष्णु मंदिरों का निर्माण करवाया। गुप्त राजाओं में परम भागवत की उपाधि धारण करने की तथा अपने सिक्कों में विष्णु के वाहन गरुड़ की आकृति खुदवाई। गुप्त युग में यही वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार भारत से बाहर चीन, पूर्वी एशिया, हिंद चीन, कंबोडिया, मलेशिया एवं इंडोनेशिया तक हुआ। मतलब इसका प्रचार प्रसार किन किन देशों में हुआ? चीन में हुआ, पूर्वी एशिया में, हिंद चीन में, कंबोडिया में, मलेशिया में एवं इंडोनेशिया में हुआ। गुप्तों के पूर्व हिंद यवन शासक एंटिलोकाडिस के राजदूत हेलियोडोस ने विदेशों में गरुड़ ध्वज की स्थापना की तथा स्वयं को परम भागवत घोषित किया। भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी सबसे ज़्यादा देन थी? तो हिंद यूनानी लोग की। उन्होंने अन्य देशों में इसका प्रचार प्रसार भी किया, इसलिए भागवत संप्रदाय का विकास हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? मतलब कोई अभिलेख बताना है जिससे यह पता चलेगा चंद्रगुप्त का प्रभाव कहाँ तक फैला हुआ था? पश्चिम भारत था। तो इसका अभिलेख के नाम है कलिंग अभिलेख, अशोक का गिरनार अभिलेख, रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख, अशोक का सोपारा अभिलेख। इसके राइट ऑप्शन है रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख, ऑप्शन नंबर सी। रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख से यह साबित होता है कि वहां पर चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव था। पश्चिम भारत तक चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव था। उसी के अभिलेख से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने राज्यपाल, उनका राज्यपाल कौन था? पुष्यगुप्त वैश्य की सहायता से वहां पे सुदर्शन झील का, अब ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट, सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। और किसके राज्यकाल में, किसकी सहायता से? तो राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य की सहायता से सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है? कोई ऐसा स्तंभ बताने जिसने अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया है। तो इसके ऑप्शंस है मस्की का लघु स्तंभ, रमुनदेही स्तंभ, कीन स्तंभ, भ्राभु स्तंभ। तो इसके राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, भ्राभु स्तंभ। अशोक ने भ्राभु वैराट अभिलेख में स्वयं को देवानान मतलब मगधों का राजा किया है, जिसका अर्थ देवताओं के प्रिय देशी राजा मगध है। कौन इसके प्रति है? अशोक। इस अभिलेख के अनुसार अशोक ने बुद्ध द्वारा प्रतिपादित त्रिरत्न, बुद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से है? बुद्ध, धम्म तथा संघ के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट की। ये भी है बुद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन थे? तो बुद्ध धर्म के त्रिरत्न थे बुद्ध, धम्म और संघ। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, उस स्रोत का नाम बतलाइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। तो इसके ऑप्शंस है संगम साहित्य, मिलिंद पन्हो, जातक कहानियां, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी, मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो एक पाली ग्रंथ है। पाली ग्रंथ है जिसमें हिंद यवन शासक मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य वार्तालाप का वर्णन किया है। मिलिंद पन्हो कौन? एक ग्रंथ है, ग्रंथ। तो इसमें किसका वर्णन किया गया हुआ है? मिनांडर शासक और बौद्ध भिक्षु जो बातचीत किए थे उसी का वर्णन इसमें किया गया है। इसमें व्यापारिक मार्गों का उल्लेख नहीं है। जातक ग्रंथ और संगम ग्रंथ में व्यापारिक मार्गों का विशद उल्लेख प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन क्या बोला? उस स्रोत का नाम बतलाइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर, मतलब प्राचीन भारत का जो व्यापारिक मार्ग था उस पर मौन, मतलब उस पर कुछ नहीं बोला था। इसका ऑप्शन होगा बी, मिलिंद पन्हो। वो कुछ नहीं बोला था, लेकिन कौन बोला था ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। वह उस स्रोत का नाम बतलाइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर स्रोत था। उसका स्रोत कौन था? तो स्रोत था संगम साहित्य और जातक कहानी है। तो इसमें दो क्वेश्चंस मिल जाएंगे, कौन व्यापारिक मार्गों पर मौन रहा और कौन व्यापारिक मार्गों की प्रचार प्रसार किया। तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया? सबसे अधिक गांव अनुदान मतलब दान में दिया। तो इसके ऑप्शन है गुप्त वंश, पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश, प्रतिहार। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, गुप्त वंश।
और सबसे पहले भूमि अनुदान की प्रथा किसने चालू की थी? सातवाहन शासक ने। सबसे पहले किसने चालू की थी भूमि अनुदान, भूमि को दान देने में? तो सातवाहन शासक ने ढक्कन में भूमि अनुदान प्रथा का आरंभ किया, जिसे गुप्त शासकों द्वारा मध्य भारत में सामान्य परिपाटी के रूप में चलाया गया, पुरोहितों एवं धर्मचारियों को प्रदान किया गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो इसके ऑप्शंस है ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर गुप्त काल में, धर्मशास्त्र के समय में। तो इसके राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल तक समाज स्पष्ट रूप से 4 वर्गों में विभाजित हो। उत्तर वैदिक काल तक स्पष्ट रूप से कितने भागों में विभाजित हो गया था? 4। ये 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व अशूद्र। कौन वर्ण थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व अशूद्र। इस काल में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित न रहकर जाति पर आधारित हो गई, क्योंकि जब तक उत्तर वैदिक काल आया, उस टाइम काम के अनुसार किसी को नहीं बांटा गया, उस टाइम जाति के आधार पर सबको विभाजित कर दिया गया। उत्तर वैदिक काल में युगो पवित्र संस्कार का अधिकार शूद्रों को नहीं था। कोई भी अछूत जाति, छोटा जाति, शूद्र क्या कहते हैं, पूजा पाठ में भाग नहीं ले सकता था। तो किस काल में? उत्तर वैदिक काल में। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? तो इसके ऑप्शंस है ताजुद्दीन, यादुलिज, कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन, इल्तुतमिश, कुबाचा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। गौरी की विजयों के बाद शीघ्र ही उत्तर भारत में अक्ता प्रथा, मतलब मोहम्मद गौरी जब भारत में जीत गया तो उसने क्या चीज़ चालू किया? अक्ता प्रथा स्थापित कर दिया। मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को कितना में 1191 ईस्वी में हांसी अक्ता या इक्ता प्रदान किया। कौन सा? वो भी खुदबुद्दीन ऐबक को कौन सा अक्ता प्रदान हुआ? तो हांसी अक्ता प्रदान हुआ। और कितने ईस्वी में? 1191 ईस्वी में अक्ता प्रदान हुआ। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, किस सुल्तान के काल में खलीसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? तो इसके ऑप्शन है गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी। सल्तनत काली खिलजी वंश के महान शासक अलाउद्दीन खिलजी। सल्तनत कालीन के सबसे महान शासक कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी को उसके शासन एवं आर्थिक सुधारों के लिए भी महत्व दिया। वो हमारे मतलब वो जो उस काल में थे, सल्तनत काल में शासन एवं आर्थिक सुधारों के लिए भी अच्छे से जाने जाते थे। इस क्रम में उसने अपने राजस्व सुधारों के अंतर्गत सर्वप्रथम मिल्क इनाम एवं वक्फ के अंतर्गत प्रदत्त भूमि को वापस ले लिया, उसे खालसा भूमि में बदल के, क्योंकि वो भी जो भी इनाम में किसी को दिए थे, मिल्क में दिए थे, वक्फ में किसी को दे दिए थे जमीन को, उसे वापस ले लिया और उसे क्या बना दिए? उसे खालसा भूमि में बदल दिए, खालसा भूमि में। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, सल्तनत काल के सिक्के टका, ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के बने थे? सल्तनत काल में किसका शासन था? पहले तो किसका? अलाउद्दीन खिलजी का शासन था। उनके समय में किस धातुओं के सिक्के बने होते थे? तो देखना है, चांदी, तांबा, सोना, चांदी एवं तांबा, चांदी, जस्ता, तांबा, सोना, जस्ता एवं तांबा। इसके राइट ऑप्शन है, तो इसके राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, चांदी एवं तांबा। सल्तनत काल के इल्तुतमिश द्वारा सबसे पहले कौन से सिक्के चलाए गए? शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए गए, जिसमें चांदी का टका, ससगानी एवं तांबा का जीतल होता था। तो इसमें बताइए तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए, चांदी और तांबा। अब देखिए, 12 मासा की रचना किसने की थी? इसके ऑप्शंस है अमीर खुसरे, इमामी, मलिक मोहम्मद जायसी, रशखान। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, मलिक मोहम्मद जायसी। अब मलिक मोहम्मद जायसी 12 मासा की रचना की है। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत मूवी भी देखे होंगे, तो उसमें जो रानी थी पद्मावती, उसका विरोह मतलब उसका अपने अति से अलग होने का वर्णन किसमें भी लिखा गया? 12 मासा। 12 मासा में क्या है? पहली बात, 12 मासा की रचना किसने की थी? तो मलिक मोहम्मद जायसी में। और 12 मासा में क्या दिया गया हुआ है? तो 12 मासा में पद्मावती के विरह वियोग का मतलब उसके विचरण का बारे में वर्णन किया गया है 12 मासा में। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, विजयनगर साम्राज्य की वृत्ति व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? विजयनगर जो साम्राज्य थी उसकी वृत्ति व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो इसके ऑप्शंस है अधिशेष लगान, भू राजस्व,
बंदरगाहों में आमदनी मुद्रा प्रणाली, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, भू राजस्व। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य व्यवस्था क्या थी? भू राजस्व। विजयनगर राज्य को विभिन्न स्रोतों से आय प्राप्त होता था, यह था विजयनगर जो राज्य था उसको कैसे कैसे आय प्राप्त होता था? भू राजस्व से, संपत्ति कर, मतलब किसी भी संपत्ति पे उस पर टैक्स लगा के, कर लगा के, व्यापारी कर, कोई व्यापार कर रहा है तो उस पर भी टैक्स या कर लगा के, व्यावसायिक कर, किसी व्यवसाय पर कर लगा के, उद्योगों पर लगाए जाने वाले, कोई वहाँ पे फैक्ट्री तो उस टाइम में नहीं होता था, उद्योग जो भी होता था उस पर कर लगा के विजयनगर में वित्तीय व्यवस्था बहुत अच्छी थी। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, पानीपत के युद्ध में बाबर को जीत हासिल करने का मुख्य कारण क्या था? पानीपत का जो युद्ध बाबर के बीच हुआ था, बाबर और किसे, इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, तो उसमें बाबर की जीत क्यों हुई थी? तो उसके ऑप्शंस है घुड़सवारी, उसकी घुड़सवारी सेना के कारण, उसके सैन्य कुशलता के कारण, तुलगामा प्रथा के कारण, अफगानों की आपसी फूट के कारण। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, तुलगामा प्रथा। अब देखते हैं ये क्या होता है तुलगामा प्रथा। पानीपत का प्रथम युद्ध कब किसके बीच हुआ था? दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? दिल्ली का सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच हुआ था। कब हुआ था? 12 अप्रैल 1526 ईस्वी को दोनों सेनाओं पानीपत के मैदान में आमने सामने हुई, पर दोनों के मध्य युद्ध आरंभ 21 अप्रैल को। अब देखो वो सब लड़ने कब गया? 12 अप्रैल को। और कितने दिन बाद हुआ? 9 दिन बाद स्टार्ट हुआ युद्ध, 21 अप्रैल को हुआ। ऐसा माना जाता है कि इस युद्ध का निर्णय दोपहर तक ही हो गया था। युद्ध में इब्राहिम लोदी बुरी तरह परास्त, मतलब हार होने के साथ मार दिया गया। बाबर ने अपनी कृति बाबरनामा में इस युद्ध को जीतने में मात्र 12,000 सैनिकों के उपयोग का जिक्र किया गया है। इस युद्ध में बाबर ने पहली बार तेलंगाना युद्ध नीति एवं तोपखानों का प्रयोग किया था। तेलंगाना नीति क्या होता है? तोपखाना। उस समय में तोपखाना कोई नहीं जानता था, बाबर ने इसलिए तोपखाना का प्रयोग किया था। पानीपत के युद्ध में बाबर ने अपने 2 प्रसिद्ध निशानेबाज उस्ताद अली एवं मुस्तफा की सेवाएं ली। उसमें और जीतने के लिए कौन श्रेय था? निशानेबाज उस्ताद एवं अली मुस्तफा। इसलिए तेलंगाना प्रथा क्योंकि उसमें तोपखाने के लिए थी। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? इसके ऑप्शंस है गयासुद्दीन तुगलक, सिकंदर लोदी, शेर शाह और अकबर। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, अकबर। मुगल शासक अकबर ने राजस्व प्राप्ति के लिए जब्ती प्रणाली की शुरुआत की, मतलब जब्ती प्रणाली किसने शुरू की? तो अकबर ने। चलिए आगे देखते हैं, जवाबित का संबंध किससे था? मतलब जवाबित का संबंध किससे था? तो इसके ऑप्शंस है राज्य के कानून से, मनसब प्रणाली को नियंत्रण करने वाले कानून से, टकसाल से संबंधित कानून से, कृषि से संबंधित कानून से। तो इसका राइट ऑप्शन आंसर है, इसका राइट ऑप्शन आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राज्य के कानून से। जवाबित का आश्रय मतलब संबंध किससे था? राज्य के कानून से, लॉ ऑफ स्टेट से था। जब कोई शासक देश परिस्थिति के अनुसार प्रशासनिक सुविधाओं के लिए कोई कानून बनाता है तो वो कौन सा कानून कहलाता है? जवाबित। कोई भी प्रशासन के लिए नया कानून बना दिया, वो कानून कौन सा हो जाएगा? जवाबित कानून। और ये किसमें होता है? राज्य के कानून से। किससे संबंधित होता है? राज्य के कानून से। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग इस चैनल पे हमेशा बने रहें। सो थैंक यू।